चलो आज अपन देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के सुधार कार्य। अभी तक अपन ने जैसे मैंने आपको आधार स्तंभ बताया दिल्ली सल्तनत के, कौन कौन। सबसे पहला सेना, सेना में अपन ने देखा सारा पद प्रदेश प्रतिष्ठा प्रतिस्थापन गुलाम वेतन और अपने वो भ्रष्टाचार। फिर अपन ने उलेमाओं का देखा, खुश करने के लिए क्या क्या किया, अभी आपने आंसर के रूप में लिखा ही 10 बिंदु। तीसरा अपन देख रहे हैं कि आम जनता साधारण लोग, ठीक है, वो उनके प्रति उसकी क्या नीति थी। ये 3 पिलर्स थे उस समय दिल्ली सल्तनत के, आज भी यही है सरकार के। जैसे अपन देखें तो बस रूप अलग है। तो अब साधारण जनता के अपन देखते हैं सुधार कार्य, साधारण जनता के लिए सुधार कार्य, ठीक है ना। साधारण कार्य या फिरोज ने जो मानव दया के भी कई कदम उठाए, मानव दया का सीधा संबंध था आम जनता से। ओके, भौतिक उन्नति, वह पहला सुल्तान था जिसने विजयों तथा युद्धों की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति, देखो विजय तथा युद्ध पहले देख लिए, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक देख लिए, विजय देख लिया, देवगिरी, कुछ नहीं चाहिए, की तुलना में अपनी प्रजा की भौतिक उन्नति, जिसको अपन बोलते हैं मेटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट, मेटेरियलिस्टिक अपलिफ्टमेंट, मेटेरियलिस्टिक है ना, खाओ पियो ऐश करो मित्रा, ये है भौतिक उन्नति, ठीक है ना। कि कुछ नहीं करना, बस तुम तो घर बैठो, गुलाम गुलाम रखो और मौज करो। जा आ सको सेना में तो ठीक है, नहीं अपने पुत्र को भेज दो, दामाद को भेज दो, दामाद भेज दो, गुलाम को भेज दो, समझ सिराज अफीफ। घोड़ा पार नहीं हो रहा, ठीक है कराना है, लो ये लो एक टंका ले लो, दे दो वहाँ रिश्वत किरानी को, है ना, समझ सिराज अफीफ, है कि नहीं। वेतन में कोई कटौती नहीं करोगे, घर बैठा है तो भी उसको उतनी तनख्वाह मिलेगी, फुतवाते फिरोज शाह तुगलक, है कि नहीं। तो ये थी भौतिक उन्नति को स्थान दिया, शासक के कर्तव्यों को विस्तृत किया, है ना। कर्तव्य कौन से, मतलब जो भौतिक उन्नति के संबंधी जो कर्तव्य उनको, तथा इस्लाम धर्म को राज्य का आधार बनाया, जैसे उलेमा में अपन ने देखा था। शरीयत 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 हर जगह लिखोगे जब अपन उलेमाओं के प्रति जो धर्मांध नीति लिखेंगे तो। पॉलिसी ऑफ रिलीजियस इनटॉलरेंस, धर्मांध का लेंगे इनटॉलरेंस, मतलब धर्म प्लस अंधा हो गया धर्मांध, तो पॉलिसी ऑफ इनटॉलरेंस मतलब ऐसे सोचना, मतलब कहने मतलब सिर्फ शरीयत के अनुसार जो है उसी को उसने प्रायोरिटी दी। फिर फिरोज को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक, तो कल्याणकारी जो है ना और निरंकुश जो है, कल्याणकारी आप समझ गए कि लोगों के हित की बात करेंगे, और निरंकुश कि मेरे को जनता के हित में निरंकुश बनना है। अगर कोई मेरे को ये बोलेगा ना कि नहीं नहीं नहीं, नहीं सर अस्पताल मत बनाओ, ये फ्री में मत बांटो खैरात, ये मत करो, मैं नहीं सुनूंगा किसी, मैं उस मामले में निरंकुश हूं, किसमें, कल्याणकारी, समझ गए। तो कल्याणकारी निरंकुश जो है ना, इसको अपन बोलते हैं बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, बेनिवोलेंट का तो मतलब होता है जो प्रजा हितैषी होता है, और निरंकुश होता है डेस्पोटिज्म, DESPOTIS, है ना। जैसे यही शब्द अपन क्या लिखते हैं जब अपन अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक लिखते हैं ना, तो वहां अपन लिखते हैं इंपेरियलिस्टिक डेस्पोटिज्म, साम्राज्यवादी निरंकुश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये उनका विलोम है क्या, कल्याणकारी निरंकुश। कल्याणकारिता के मामले में निरंकुश है, मुझे नहीं मतलब है कौन क्या है, मुझे जनता की भौतिक उन्नति चाहिए। बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, जैसे अपन अशोक लिखते हैं तो अशोक को बोलते हैं, कलिंग से पहले तो वो विस्तारवादी निरंकुश था, इंपेरियलिस्टिक डेस्पोटिज्म, और कलिंग के बाद वो बन गया कल्याणकारी निरंकुश, बेनिवोलेंट डेस्पोटिज्म, अशोक मौर्यन, अशोक द ग्रेट, ठीक है। तो कल्याणकारी निरंकुश अपन को ध्यान में रखना। तो प्रजा के हित में क्या काम किए, ये भूमिका अपन ने देखी कि प्रजा के हित कैसे बने, ये तो भौतिक उन्नति और कल्याण और निरंकुश, ये माइक्रो वर्ड है। ओके, अब देखो क्या, अभी आपने तो थोड़ी देर पहले जब मैंने टेस्ट लिया तो आपने आंसर लिखे, तो उस आंसर में आपने क्या देखा कि सर अगर जो माइक्रो वर्ड है वो दिमाग में घूम रहा है तो वो मेरे को सटीक बन जाएगा आंसर, माइक्रो फिर हम रिविजन भी कर सकते हैं। तो जैसे सेना और लेवा में मैंने आपको लिखवाया था 2 स्तंभों में, इसमें सब लिखे हुए हैं। तो देखो अब क्या है, जैसे देखो आप देख रहे हो ये क्लब करके लिखे हुए हैं, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि इन पे क्लब करो, एक ब्रैकेट बनाओ, ऐसे जैसे अपन ने पद, प्रदेश, प्रतिष्ठा, गुलाम, तो उस पर ब्रैकेट बनाओ एक, फिर वेतन और भ्रष्टाचार लिखना है। उलेमा पढ़े तो स्त्री और दलों पे बनाओ ब्रैकेट, फिर चित्र मंदिर पे बनाओ ब्रैकेट, फिर जजिया संबंधी 5 आ रहे हैं उन पर बनाओ ब्रैकेट। तो क्लबिंग से क्या ईजी हो जाता है, दिमाग को एक फ्रेम बन जाता है दिमाग के अंदर। तो देखो ये क्या है माइक्रो, देखो सजा, अस्पताल की सजा इतनी दे दी स्कूल में टीचर ने कि बच्चों को अस्पताल लेके जाना पड़ा, तो सजा और अस्पताल ये दोनों बिंदु हैं, है ना। अभी एक बार सुन लो, है ना, सब उसके अंदर शीट के अंदर, अभी सुनो एक बार, दिमाग में बैठाओ। फिर बेरोजगार का विलोम हो गया रोजगार, बेरोजगार था उसको रोजगार दे दिया, ठीक है ना। तीसरा अपन देखेंगे दहेज और खैरात, कि दहेज में अपन ने सामान दे दिया, वो तो दहेज में, और फिर जैसे मान लो विडो हो गई, कोई अपंग हो गया तो उसको फ्री में दिया अपन ने, तो खैरात हो गया, है ना। जैसे अपन बोलते हैं कि कोई खैरात थोड़ी बट रही है, जैसे चीज़ के पैसे लगेंगे,
तो कोई खैरात थोड़ी, या जैसे कि खैरात में थोड़ी मिला कोई मेरे को, है ना, जैसे ये मेरे को दे दोगे, नहीं नहीं ये मेरे को खैरात में, खैरात में फ्री, फ्री वाइब्स जैसे बोलते हैं। फिर ये नगर, नहर और बाग, अब जैसे देखो ये एक साथ साउंड हो रहे हैं तो इसलिए अपन को एक साथ आना है। अपन देखेंगे नगर, 3 नगर, फिर नहरों की बनाई पानी की सप्लाई के लिए, फिर वहाँ बाग लगाए, ऑर्चिड्स, फलों के बाग। तकावी ऋण, जैसे तकावी ऋण जो एडवांस लोन दिए हुए थे उनका क्या किया, इजारेदारी अपन देखेंगे आएगा, ठेके पे देने की प्रथा। फिर उसने सिक्के चलाए, क्यों चलाए देखेंगे अपन, पहले ही 2 सिक्के थे तो तीसरा चलाने की क्या जरूरत थी। फिर चौथा आमदनी, पूरे नेशनल इनकम जो है वो कैलकुलेट करेगा, और एक अनुवाद, ठीक है ना। तो अब आप जैसे देख रहे हो इसको अपन, ये एक मतलब एक लॉजिकल तरीके से सेट है, जैसे सजा, अस्पताल, ठीक है। फिर सेकंड अपन जैसे देखते हैं क्या, बेरोजगार और रोजगार दोनों एक साथ आ गए। तीसरा अपन देखते हैं क्या, एक चीज़ दहेज में दी और एक चीज़ खैरात में दी, दहेज और खैरात। फिर अगले में देखते हैं वो बिल्कुल नए नए नए, नगर, नहर और बाग। फिर उसके बाद देखते हैं आगे चले तो फिर क्या आया, तक मतलब पैसे की बात आई। एक तो तकावी, तो ऋण की बात आएगी, और दूसरा इजारेदारी की, जैसे ऋण और फिर इजारेदारी ठेके पे दे दी। फिर उससे आगे वही पैसे की बात चल रही है तो सिक्का चलाएगा, सिक्का और आमदनी। भाई अपन जैसे अब मेरी आमदनी कितनी है तो अपन सिक्कों में तो बताएंगे, 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, कितनी आमदनी, तो पैसे में बात होती। तो सिक्का और आमदनी, और लास्ट के अंदर अनुवाद। ये अपन ने अनुवाद, जो भी नीचे जो पॉइंट्स आएंगे ना उनका अनुवाद किया अपन ने माइक्रो के रूप में, तो पैसों माइक्रो। अब आप ये बिंदु गिनो, ये वर्ड्स कितने टोटल, बोले ना, मतलब 2 संख्या 14, ये एक यहाँ डबल है तो एक ही यहाँ है, ठीक है। और नीचे लाइंस देख लो कितनी टोटल ये लिखी हुई है अपने, ये 14। अभी आगे पढ़ो तो ये तो माइक्रो वर्ड्स हैं, अभी वो तो स्टेटमेंट देखो ना तो सब समझ में आएगा अभी आगे, ठीक है। ये चीज़ है इसमें। अब आगे देखते हैं अपन, ये माइक्रो वर्ड से क्या क्या स्टेटमेंट बढ़ेंगे, जैसे अभी मैंने आपसे लिखवाया है वो। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि माइक्रो देखो क्या है, सजा, दंड और मानवीय। ये क्या बिंदु देखो, इस पूरे एक बिंदु का सजा का जैसे क्या है, देखो उसने चोरी के अपराध के लिए हाथ पैर, नाक कान काटने और अमानवीय सजाओं को उड़ा दिया, मतलब खत्म कर दिया। उड़ा का मतलब है खत्म कर दिया, है ना। और ये हाथ पैर, नाक कान काटने की अमानवीय सजा, तो इसको अपन ये काटने की जो है इसको लिखते हैं अपन एम्पुटेशन, AMPUTATION, है ना। अब इसमें अपन ये नहीं लिखेंगे एम्पुटेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। एम्पुटेशन के अंदर इम्प्लाइड है कि बॉडी पार्ट से हटाए जाते हैं, एम्पुटेशन, ठीक है। जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरे को पानी पिलाओ, हाँ नहीं, अपंग अलग है ना। ये एम्पुटेशन का मतलब है कि जैसे काट देना, अलग कर देना। अपंगता तो वही कोई नेचुरल या कैसे एक्सीडेंटल हो, ये एम्पुटेशन है कि आपने बिल्कुल काटा है, या तो सजा के रूप में काटा है, या जैसे मान लो कोई अंग भंग हो गया तो उसको काटना जरूरी हो गया, वैसे ही। तो हाँ, अंग भंग, एम्पुटेशन, ठीक है। अमानवीय सजाओं को उड़ा दिया, जैसे आपने पढ़ा ही होगा पहले भी, अमानवीय दिशा ब्रिटिशर्स के समय जैसे जो है, ठीक है। तो उन जो अमानवीय, इसको अपन क्या लिखेंगे, अनह्यूमन, ह्यूमन नहीं, ह्यूमेन, HUMANE, अनह्यूमेन, ठीक है ना। सजाओं खत्म कर दिया। दंड संहिता को संशोधित करके दंडों को अधिक मानवीय बना दिया, ह्यूमैनिटेरियन है ना, मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन। और सुल्तान को भेंट देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। पहले आता था ना कि भाई सुल्तान के पास आ रहे हो तो कुछ लाओ सामान खरीद के, अब वो जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सजा खत्म कर दी, मानवीय अमानवीय को खत्म कर दिया, दंडों को मानवीय बनवाया, ये उसी का ही रूप है। जो पहले दंड अमानवीय थे, अनह्यूमन थे, उसको ह्यूमेन बना दिया। और किसी भी प्रकार का गिफ्ट वगैरह सुल्तान के लिए आपको नहीं लेके आना है। अभी अपन जैसे 3 दंड संहिता आई कि नहीं आई, BNS, भारतीय न्याय संहिता, है ना, अपन करने पड़ा BNS, भारतीय न्याय संहिता, फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है। मतलब ये तो BNS है, ये BNSS है, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और तीसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये दोनों ऐसा आ गए 1 जुलाई से, तीनों, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता, तीनों में वर्ड आ रहा संहिता 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 संहिता। ये संहिता क्या थी, अपन हिस्ट्री से पढ़ेंगे तो देखेंगे, ये चारों वेदों को कंबाइंड रूप से बोलते हैं संहिता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। रीसा बोलते हैं अपन, RYSA, रीसा। तो देख लीजिए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, तो संहिता बोला तो संहिता ये ऐसा है, समझ गए। तो ये दंड संहिता जो आ रहा है तो यहाँ से मैंने आपको बताया। तो अभी भी जैसे
अपन ने भी ये मानवीय किया है, छोटे मोटे क्राइम्स के लिए नहीं है ज़्यादा बड़ी सज़ा ऐसे। ओके, तो पहला सज़ा का आप बिंदु समझ गए। तो सज़ा में अपन को क्या ध्यान रखें कि अमानवीयों को मानवीय बनाया, पहला बिंदु ये था सज़ा जो अपन ने पढ़ा। दूसरा क्या पढ़ा था, माइक्रो वर्ड क्या था बताओ। सज़ा इतनी भयंकर दी कि कहाँ पहुँच गया, अस्पताल। अब अस्पताल में क्या है, गरीबों को मुफ्त इलाज के लिए उसने अस्पताल, और अस्पताल का क्या लिखा हुआ है, शफा खाना, है ना। आज भी जैसे पर्शियन में शफा खाना ही बोलते हैं अस्पताल को, शफा, है ना, जहाँ सफाई होगी शरीर की, वो शफा खाना है अस्पताल। 2 नंबर बिंदु है अस्पताल, छपा खाना। ठीक है। 3 नंबर अपन ने देखो माइक्रो में ऊपर क्या वर्ड था, बेरोजगार। तो कोतवालों को बेरोजगार लोगों की सूची बनाने का आदेश दिया कि कल को अपन रोजगार देंगे तो कितनों को देंगे, ये तो पता भी होना चाहिए ना। आज भी अपन जैसे देखते हैं तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं कि नहीं होते हैं, तो ये देख लो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, बेरोजगार कार्यालय होते हैं, रोजगार कार्यालय मतलब एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये इनकी पैरेलेंस है, हिस्ट्री क्या सिखाती है देख लो, कंटिन्यूटी कैसे है ये देख लो आज भी। फिर बेरोजगार को क्या देना अपने को, अगला माइक्रो क्या था, रोजगार। फिरोज ने रोजगार दफ्तर स्थापित किया जो बेरोजगार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था, ये रोजगार दफ्तर जिसको अपन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बोलते हैं। तो पहले तो बेरोजगारों की सूची बनाई और फिर अपने रोजगार कार्यालय खुलाया, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। ठीक है। फिर अगला माइक्रो क्या था, 4 हो गए। 5वां माइक्रो क्या था, पढ़ो ऊपर, दहेज और खैरात। तो पहले दहेज वाला देखते हैं क्या है। गरीबों की लड़कियों की शादी के लिए क्या दिया, दहेज की रकमें दी, मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड दहेज, समझ रहे हो। फिर छठा है खैरात, एक विभाग दीवान ए खैरात। कौन सा, दीवान ए खैरात। तो दीवान ए बंदगान पढ़ा था अभी अपन ने, वो क्या था, गुलामों के लिए था, गुलामों की भर्ती, गुलामों को देख रेख, फिर क्यों क्या करेंगे, शाही कारखाने में जाएंगे, सिपाही बनेंगे, क्या बनेंगे, उसकी पूरी जानकारी रखता था दीवान ए बंदगान। ये क्या, दीवान ए खैरात। खैरात का मतलब फ्री में स्थापित किया जो मुसलमान है ना, मुसलमान पे फोकस है शरीयत के अनुसार, है ना। मुसलमान अनाथ, माता पिता की मृत्यु हो गई, जैसे प्लेग अपन जैसे देखते थे, राजधानी परिवर्तन अपन ने देखा ही, कोविड जैसी महामारी याद होती है तो उसमें भी हुई होगी। अनाथ हो गए जो बच्चे, माँ बाप नहीं रहे। स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। हाँ, लागू है, इम्प्लाइड है ना, मतलब क्योंकि मैं आप धर्मांध शासक है, जो भी कर रहा है वो शरीयत के अनुसार कर रहा है। पहले ही टारगेटेड पॉपुलेशन कौन है ये दिमाग में है। मुसलमान अनाथ स्त्रियों तथा विधवाओं को आर्थिक सहायता दी, खैरात, जब ना खैरात, खैरात मतलब फ्री में, तो इनको दिया। अनाथ इस मतलब मुस्लिम अनाथ, मुस्लिम अनाथ, अनाथ स्त्रियां और विधवाओं, मॉनेटरी सहायता है, तो खास बात ही है खैरात। तो आ गया दहेज दिया, गरीब लड़कों की शादी के लिए दहेज और खैरात। अनाथ जो बच्चे हैं, स्त्रियां, मतलब मुस्लिम अनाथ स्त्रियां और विधवाओं को, सिंगल वुमेन जो होती है वो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए अपने। फिर अगले 3 माइक्रो थे क्या, नगर और बाग। तो नगर अपन देखते हैं, उसके द्वारा स्थापित 3 प्रसिद्ध नगर, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद। हिसार के अंदर अपने लिखो हरियाणा, जौनपुर के अंदर लिखो यूपी और फिरोजाबाद के अंदर लिखो यूपी। सार्थक एटलस निकालो एक बार, प्रिंट नहीं लिया, हाँ, उसको साथ रखो बैग में। गगन प्रिंट नहीं लिया सार्थक एटलस का, उसको साथ रखा करो, है ना, हमेशा। चाहे ऑक्सफोर्ड एटलस भूल जाया करो, लेकिन सार्थक एटलस साथ रहनी चाहिए। देखो उसमें निकालो हरियाणा। अब ये देखो हिसार किधर है, जैसे मान लो हरियाणा का मैप यूँ अपन जैसे बनाते हैं, ऐसे इस तरह हरियाणा का जैसे थोड़ा मोटा मोटा मैप बनता है, तो देखो ये इधर ये हिसार है कि नहीं है, ये राजस्थान से बॉर्डर लगता है, लगता है, हाँ, झुंझुनू सीकर। और देखो ये यहाँ बिल्कुल इधर पंजाब की तरफ, ये कौन सा है, ये देखो बिल्कुल लास्ट, ये सिरसा, बिरसा मुंडा नहीं है, ये सिरसा है, राम रहे, ये भी आएगा आगे, तो मैंने आपको दिखा दिया सिरसा। ठीक है, ये हिसार देख लिया अपन ने। फिर सार्थक एटलस में निकालो यूपी निकालो, जैसे ये अपना यूपी है, ठीक है, यूपी। इलाहाबाद के इधर ऊपर देखो, यहाँ जौनपुर, इलाहाबाद के ऊपर देखो, इलाहाबाद के उत्तर पूर्व में जौनपुर, जौनपुर नहीं मिला, सर की साम्राज्य आगे पढ़ेंगे। यहाँ देखो जैसे ये नदियों का संगम है, ये गंगा, ये यमुना, इधर इलाहाबाद, और फिर यहाँ देखो ये तो इलाहाबाद है, और इलाहाबाद से इधर देखो, दिखा नहीं मिला जौनपुर। सार्थक एटलस में उसमें देख लो ना, ऑक्सफोर्ड में देख लो,
हाँ सरकी साम्राज्य है, जौनपुर के अंदर आएगा सरकी साम्राज्य। यहाँ की मस्जिदों के अंदर मीनारे नहीं है, मीनार ट्यूरेट्स। जौनपुर मिल गया, देखो एटलस में, देखो इधर इलाहाबाद से नॉर्थ ईस्ट में, देखो इलाहाबाद से नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं मिला जौनपुर, यूपी में। गगन यूपी में नहीं मिला, नहीं है वो तो अब इस पर पीडीएफ में निकल नहीं रहा ना, प्रिंट में निकल जाता फट। है यूपी का मैप, देखो यूपी का मैप है सार्थक एटलस में। खुद की कंडीशन है, एक बार निकालना प्रिंट निकालना, इसलिए मैं कहता हूँ साथ रखो। चलो हाँ मिल गया ना जौनपुर, सार्थक एटलस में देख लो जौनपुर। और फिर देखो इधर आओ, देखो ये यमुना है, यमुना नीचे आगरा, आगरा के नीचे देखो फिरोजाबाद, ये इस तरफ यहाँ चूड़ियाँ लिखी हुई होंगी सार्थक एटलस में, कांच की चूड़ियाँ एटा के पास में। आगरा से नीचे मथुरा, आगरा और फिर आगरा से नीचे फिरोजाबाद, कांच की चूड़ियाँ। हाँ जी वर्ल्ड फेमस है यहाँ से, अपना जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया का उसमें भी ग्लास बैंगल्स जैसे बोलते हैं, कांच की चूड़ियाँ, ये फिरोजाबाद है। तो ये फिरोजाबाद है इधर, यानी कि लोकेशन पता होनी चाहिए अपने को। ये फिरोजाबाद है, ये जौनपुर है, और हिसार अपने हरियाणा के अंदर देखा ही था। ये दोनों नदियां हैं अपने, ये यमुना है, ये गंगा है, समझ गए ऐसे है। तो 3 नगर थे जिसमें एक हरियाणा में था और 2 वर्तमान यूपी में है। एक पश्चिमी यूपी में जिसका नाम फिरोजाबाद है, एक पूर्वी यूपी में जिसका नाम जौनपुर है। तो देखो फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक, फिरोज आ रहा है ना नाम ऐसे। और जौनपुर जो है, तो जौनपुर जोना खां की याद में बसाया गया, भाई था ना ऐसे। कोई भतीजा जैसे देखते भतीजा, ये उसने अपने भाई जोना खां, जौनपुर जोना खां। हाँ याद करो, गयासुद्दीन तुगलक दक्षिण में गया सबसे पहले था गयासुद्दीन तुगलक। तो गवर्नर कौन था, वो जोना खां, उल्लू खां, तो ये वही है मोहम्मद बिन तुगलक। जोना खां जौनपुर, और फिरोजाबाद खुद के नाम पे, ठीक है। ऊपर जैसे यहाँ देखो, यहाँ यूपी में और मिलेगा, ये फरीदाबाद है, मथुरा से ऊपर देखो नोएडा, फरीदाबाद, वो फरीदाबाद है इधर ऊपर, मतलब यहाँ से अलीगढ़ के आस, हाँ दिल्ली के पास दिख गया, वो फरीदाबाद है। ये फिरोजपुर है, हाँ वो तो ऊपर जा रहे हो, मुजफ्फरनगर सहारनपुर तो ऊपर हो गए, ठीक है। ये होगा, और हिसार अपने देख लिया, ये 3 नगर उसने बसाए, समझ गए। तो यही लिखा हुआ है, 3 नगर बसाए। जौनपुर की स्थापना उसने अपने भाई जोना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की थी। आगे 3 नगर आ गए। अब नगर जैसे कोई बस जाता है तो सबसे पहले आपको उस नगर में क्या बेसिक एम्यूनिटीज जैसे जो होती हैं, जैसे इसमें एक होता है पानी। आज भी देखो जैसे जयपुर बसा तो जलमहल बना कि नहीं बना, उदयपुर सिटी तो बना, सारे लेक्स आए कि नहीं आए, मेहरानगढ़ के पास भी अपन जैसे देखते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में पानी के तालाब हैं कि नहीं छोटे मोटे। तो पानी की व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाती है करना, समझ गए। तो अब पानी के लिए अपन को क्या है, नहर खुदवाई, ठीक है ना। ये तो प्रशासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदवाई है ना। जैसे बताया सबसे पहले नहर किसने खुदाई, गयासुद्दीन तुगलक, और सबसे बड़े पैमाने पर फिरोज शाह तुगलक। अब देखो हांसी, हिसार तथा सिरसा में नहर खुदवाई सबसे लंबी। हांसी अभी अपन देखा, हांसी का ही नया नाम है हिसार, और हिसार से सिरसा अपन ने देखा तो वो नहर खुदवाई कितनी 200 किलोमीटर लंबी, ठीक है ऐसे। तो हांसी से हिसार ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो उसको यूँ ऐसे घुमा फिरा के, भाई ये सीधी लाइन बना दूँ तो ये इतनी, जैसे यूँ मान लो ये इतनी होगी करीबन 3 इंच की। अब यही लाइन मैंने इसको मतलब यूँ कर दी स्पाइरल, जैसे मंदिरों में अपन देखते हैं तो ये ऐसी। तो ऐसे अपन को लगता है ये 3 ही मतलब उतनी रही है, 3-4 मतलब 4-5 इंच मान लो, लेकिन अगर अपन इसकी खोल के लेंथ देखेंगे तो देखो कितनी होगी। तो नहर इस हिसाब से है। तो हिसार देखा अपन ने सार्थक एटलस में, जैसे ये अपने हरियाणा हो गया छोटे के रूप में, ये इधर हिसार हो गया, ये सॉरी ये तो हिसार हो गया और ये सिरसा हो गया, तो ये नहर बनी हरियाणा, है ना। आज भी ये काम करती है नहरें हरियाणा में। अपन देखते हैं इतना अच्छा एग्रीकल्चर और सब, तो नहर का सिस्टम वहाँ बड़ा मतलब ये बिल्कुल जाल की तरह बिछा हुआ हरियाणा के अंदर। तो गयासुद्दीन तुगलक से स्टार्ट हुआ, फिर ये वो स्टार्ट हुआ, फिर अपन जैसे देखते हैं कि लॉर्ड मेयो आएंगे मॉडर्न इंडिया में, फिर वो है, फिर बाद में जब अपने बांध बने, जैसे भाखड़ा बांध बना आज़ादी के बाद, तब वो और डेंस हो गया वो नेटवर्क। तो जैसे आप कभी हरियाणा में जाओगे ना, तो जैसे क्या, जैसे
थोड़ी सी दूर चलते हैं, फिर जैसे अपने तो पुलिया आती हैं, अपने तो सूखी रहती हैं राजस्थान में, पुलिया आएंगी वो नहरों से, बिल्कुल हर 5-10 किलोमीटर पर आपको एक पुलिया मिलेगी, बिल्कुल हरियाणा में। और आपने जैसे देखा ही होगा, जैसे दंगल मूवी नहीं है, वो बापू सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो देखो वो नहर पे वो 5 बजे उठ के जा रहे हैं नहर पे, तो बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे कहीं बस में भी जाओगे तो आपको ये दिखती जाएंगी बिल्कुल नहरों का जाल, तो वो बार बार हर 5-6 किलोमीटर का ये इस तरह से जा रही है, फिर घूम के आ रही है, जा रही है, फिर आगे जा रही है, फिर कनेक्टेड। हाँ, पंजाब में तो क्या देखो ग्रीन रेवोल्यूशन की देन है, वो मध्यकालीन इतिहास का इतना उसमें रोल नहीं है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा। जैसे अपन देखते हैं कि भाई पहलवान हरियाणा से क्यों, नॉर्दर्न इंडिया से क्यों आते सारे पहलवान, क्योंकि हरियाणा में जैसे प्रोटीन रिच डाइट है। अब प्रोटीन रिच डाइट क्यों, क्योंकि यहाँ पशु ज़्यादा पालते हैं, पशु पालते हैं तो मतलब पशु को आहार के लिए चाहिए क्या, हरा चारा, तो हरा चारा यहाँ होता है, प्रोटीन रिच डाइट ऐसा है, ठीक है ना। और फिर जैसे आपने यूँ देखा होगा कि जैसे अपन यूँ देखते हैं कि जैसे गुस्से के मामले में भी जैसे देखो तो जैसे हरियाणा के पीपल खास तौर पे जैसे एग्रेसिव होते हैं, बोली एग्रेसिव होती है। जैसे मान लो आप 3 जने बेंच पे बैठे हो, उधर एक थोड़ी सी जगह है, तो कोई राजस्थान का स्टूडेंट हो तो वो बोलेगा कि भैया थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो जाओ प्लीज़, मैं भी बैठ जाऊँ। और हरियाणा का कोई आया तो वो बोलेगा कि ज़्यादा पसरी क्यों बैठा, थोड़ा उधर सरक ले, है कि नहीं है। तो वो एक एग्रेसिवनेस है टोन में ही, तो वो क्यों है, या इस इंटरव्यू पूछा मेरे साथी हरियाणा का कि क्यों इतने एग्रेसिव होते हैं हरियाणा के लोग, और ये भी पहलवान क्यों आते हैं नॉर्थ इंडिया से, हरियाणा से, क्यों मतलब इतने हेल्दी होते हैं, कदकाठी क्यों इतनी स्ट्रॉन्ग होती है हरियाणा पंजाब में खास तौर पे, तो उसका बायोलॉजिकल रीज़न है। और एग्रेसिव क्यों होते हैं उसका भी बायोलॉजिकल रीज़न है। और ऐसा नहीं कि कोई एक ही, 100 में से 99 एग्रेसिव ही मिलेंगे अपने को, तो उसका कारण ढूंढना आप क्यों होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो कहाँ आ गए अपन, नहर खुदवाई, ठीक है। तो हिसार सिरसा अपने देख लिया नहर। फिर देखो दूसरी, ये तो एक नहर हो गई। फिर सतलज नदी से दीपालपुर, दीपालपुर वर्तमान पंजाब पाकिस्तान के अंदर है। सारदा एड्रेस में निकालो पाकिस्तान, नहीं तो एक्सपोर्ट में निकाल लो। सारदा एड्रेस में लगा हुआ वैसे पाकिस्तान का मैप लगा हुआ है, ज्योग्राफी में पढ़ाए थे जब हमने महाद्वीप पढ़े थे। चलो तो उसमें निकाल लो। जैसे ये मैंने बताया था कि अपने जैसे 30 राज्य हैं, पाकिस्तान में 4 हैं। देखो इधर ये NWFP है, ये पंजाब है, ये बलूचिस्तान है, ये सिंध है। तो ये जो पंजाब है ना इधर, ये सतलज नदी है, सतलज नदी के थोड़ा सा ऊपर देखो दीपालपुर, हाँ पंजाब, पाकिस्तान वाले पंजाब में, पाकिस्तान वाले पंजाब, पाकिस्तान निकालो पहले तो। अब इधर पंजाब मतलब लाहौर के थोड़ा सा नीचे देखो, लाहौर के दक्षिण पूर्व में देखो दीपालपुर, डी से देखो दीपालपुर, पाकिस्तान और पंजाब में देखो, इंडेक्स में देख लो पीछे डी से दीपालपुर है क्या पहले तो। एक दीपालपुर आएगा, दूसरा यमुना नदी का सिरमौर। दीपालपुर नहीं मिला, डी से नहीं है क्या, पाकिस्तान के मैप में भी नहीं है, पाकिस्तान जिसमें देश बता रखा है उसमें भी नहीं है। दीपालपुर नहीं मिला, मैं बताता हूँ। देखो ये पाकिस्तान वाला, अपने पंजाब वाला पाकिस्तान, देखो ये दीपालपुर। अब ये है कहाँ, ये देखो नहीं मिला, जलालाबाद के साइड में, जलालाबाद के साइड में, इसमें देखो नॉर्थ इंडिया, पाकिस्तान वाले पंजाब में है लेकिन ये देखो, ये रहा दीपालपुर, ये देखो ये दीपालपुर है। एक मिनट,
देखो ये तो बॉर्डर है अपना, ये दीपालपुर है, देखो ये रहा दीपालपुर, ये लाहौर है, ठीक है ऐसे। ये साहिवाल है इधर, ये साहिवाल नस्ल पढ़ी है आपने, साहिवाल नस्ल, तो साहिवाल वही है पाकिस्तान, ठीक है। और ये लाहौर आ गया, इस्लामाबाद उधर ऊपर है, ठीक। ये अपने ये बॉर्डर है पूरा रेड क्लिफ, ये ऐसे, ठीक है। ये इधर ये फजिल का है, फजिल का एक्सप्रेस, फिरोजपुर इधर नीचे है, मतलब एक ये यहाँ देखो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान, ये अपने पंजाब में, शारदा एटलस में देखो ये फैसे क्या है, फजिल का। फिरोजपुर तो यूपी में देखा था, इधर ही, हाँ शारदा एटलस में देखो जिला कौन सा है, ये इधर मतलब राजस्थान और पंजाब बॉर्डर पे, राजस्थान पाकिस्तान, फिरोजपुर, घर से फिरोजपुर। और अभी अपन ने जो नगर देखे थे वो एक तो हिसार था, एक जौनपुर था, और वो कौन सा था यूपी वाला, दोनों फर्क नहीं, फिरोजाबाद यूपी में है और फिरोजपुर। तो बाद जैसे जो है ना, बाद वाले जो ये सारे इस्लामिक में आते हैं नाम, मैंने एक बार एक करंट में क्या बता था, ये बाद जैसे जो है ना ये इस्लामिक शहरों के अंत में आता है, जैसे इस्लामाबाद, इलाहाबाद, फिरोजाबाद, फरीदाबाद, बाद आता। तो बाद कैसे आता है ये शहर, ये देखो ये बाद कौन सा वर्ड है, ये बाद है, अपन पढ़ते हैं क्या, आबादी, है ना। तो मतलब किसी शहर को जैसे बोलते हैं ना बर्बाद और आबाद, आबाद का मतलब वहाँ आपने जनसंख्या बसाई, ठीक है। तो ये वही है, इलाहाबाद अल्लाह के नाम पे नगर बसाया और उसको आबाद कर दिया। नगर बसाने से क्या होगा, जब तो वो आबाद नहीं होगा। अगर आपने उसको वीरान पटक दिया, बर्बाद कर दिया, तो नगर नगर थोड़ी, नगर को कौन बनाता है, जीवंत आबादी बनाती है। तो ये बाद का मतलब है वहाँ पे लोग रहते हैं। इलाहाबाद अल्लाह के नाम के नगर में लोग रहते हैं, इलाहाबाद। फिरोजपुर ने नगर बसाया है, फिरोज और फिर वो बाद बन गया फिरोजाबाद, सिकंदराबाद, है कि नहीं, ऐसे। अब अपन देख रहे हैं कि भाई मुस्लिम वाला दिल्ली के पास, जैसे अपन देखते हैं यूपी ज़्यादा, तो वही फिरोजाबाद वहाँ है। और फिरोजपुर ये इधर कौन सा है, ये पाकिस्तान वाला है। तो ये क्या था, जैसे अपन देखेंगे इंदिरा गांधी के समय, फिर जैसे ताशकंद समझौता हुआ सब, तो इंदिरा गांधी के हस्बैंड का नाम क्या है, तो ये वो फिरोज है, कोई सब जिला विला बना तो वैसे ही हो, ठीक है। तो आबादी बाद ये हुआ, ऐसे ये हो गया फजिल का, फिरोजाबाद, इधर लुधियाना आ ही गया ये, ठीक है। फिर अब जैसे देखो 3 नहर आ रही थी, एक तो हिसार सिरसा देखी, एक अपन देखी सतलज नदी से। तो देखो इसमें जहाँ आपने मैप में देखा, तो उसमें देखो दीपालपुर के नीचे से जा रही है कि नहीं जा रही सतलज नदी, सतलज है कि नहीं है, ऐसे। तो नहर दूसरी कौन सी, सतलज से दीपालपुर तक, तो ये सतलज नदी ये रही इधर, और सतलज नदी से दीपालपुर तक नहर बनाई, दिख गया सतलज नदी। देखो गगन एटलस में देखो सतलज नदी कहाँ है, दीपालपुर के नीचे में देखो सतलज, हाईलाइटर से हाईलाइट करो सतलज को, ये वही है पंजाब, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, समझ गए। फिर तीसरी नहर आ रही है कि यमुना से कहाँ पर, सिरमौर तक। सिरमौर कहाँ मिलेगा, देखो ये हिमाचल प्रदेश है, सोलन, पटौना साहब, देहरादून, ये तो उधर चले गए। ये देखो ये हिमाचल प्रदेश का ये जिला, देखो इधर देखो, जैसे ये हिमाचल प्रदेश, इधर देखो मेरी तरफ, फॉर एग्जाम्पल ये हिमाचल प्रदेश है, तो ये वाला जिला देखो बिल्कुल मतलब जंक्शन पे, कौन, उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का जंक्शन है, वहाँ जिला देखो कौन सा है, सिरमौर। सिरमौर नहीं है, सिरमौर, पनौटा साहब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल के जंक्शन पे देखो कौन सा जिला है हिमाचल प्रदेश का, सिरमौर। नहर के लिए, अभी अपन नहर पढ़ रहे हैं ना, उसमें आएगा, लिखा हुआ है सतलज से दीपालपुर के लिए नहर निकाली। अब देखो इधर देखो मेरे को, ये सिरमौर इधर है, देख लिया अपन ने, मैंने बता रहा हूँ बार बार कि पंजाब सॉरी हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड के बॉर्डर पे है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकल रही है, यमुना, हिमाचल प्रदेश के नक्शे में बनी हुई है यमुना, उत्तराखंड में बनी होगी या उसमें देख लो बन रही है ना यमुना, तो बिल्कुल यहाँ से कुछ बॉर्डर पे है बिल्कुल। तो यमुना से नहर निकाल के कहाँ ले गए, सिरमौर में, टॉन्स नदी है वो, टॉन्स नदी घाटी, ठीक है। तो देखो सतलज से नहर नहीं जाएगी सिरमौर में, मैं क्या कह रहा हूँ, इधर देखो
सतलज से नहर नहीं जाएगी सिरमौर में, सिरमौर में तो नहर किससे जाएगी, यमुना से। और दीपालपुर में नहर किससे जाएगी, सतलज से। ऐसे मैं बता रहा हूँ बार बार। तो देखो अपन दिल्ली सल्तनत पढ़ते ही नहीं, देखो याद कैसे रहेगा। डीएस मैंने हर जगह लिखा कि नहीं लिखा, दिल्ली सल्तनत लिखा ना, दिल्ली सल्तनत बार बार डीएस लिखते हैं ना, तो डी से तो दीपालपुर और एस से क्या है, सतलज है, ऐसे। और उधर यमुना और सिरमौर याद रखो। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ये जिले याद रहने थोड़े ज़रूरी हैं, जिले याद रहेंगे तभी आप इसमें थोड़ा दम आएगा बात में। तो सिरमौर, अब सिरमौर आ गया क्या, हिमाचल प्रदेश मतलब यमुना। दीपालपुर आ गया तो सतलज आ गया। ये एटलस में नहीं देखोगे ना तो याद नहीं होगी किसी भी हाल में। आप जैसे कभी भी शहर याद हो गए, हिसार जौनपुर फिरोजाबाद, हिसार फिरोजाबाद जौनपुर, यूँ बोल दो पश्चिम से पूरब, पहले हिसार देन फिरोजाबाद देन जौनपुर। फिर नहर जैसे बोलनी हो तो पहले तो हिसार सिरसा हो गई। फिर और थोड़ा अपन पश्चिम में गए तो अच्छा सर सतलज से दीपालपुर तक हो गई। थोड़ा सा अपन उत्तर में जाएंगे तो अच्छा सर यमुना से। तो देखो अब नहर चाहिए, नहर के लिए पहले पानी चाहिए, पानी को तो आगे आप आगे डाइवर्ट करोगे तो ऐसे डाइवर्ट हुई। सिरसा वाली जैसे ये थी ना, ये घग्गर नदी पे बनी हुई थी, घग्गर नदी का पानी डाइवर्ट होता था। आज भी घग्गर नदी इधर से होके आती है, अपने आती है चंडीगढ़ से, उधर से होती हुई सिरसा वगैरह से होती हुई फिर अपने हनुमानगढ़। समझ गए। तो ये चीज़ थी सारी किसकी, नगर की। अब देखो ऐसे अगर अपन देखें करें नहीं ना तो वो बैठता नहीं है दिमाग में। मैं पढ़ा दिया लिखा दिया लेकिन वो काम नहीं आया कुछ भी, 0/0। ठीक है, तो उसको एटलस से बार बार देखो, सार्थक एटलस अपने साथ रखो हमेशा। तो 3 नगर अपन ने देखे, हिसार, फिरोजाबाद और जौनपुर। और नहरें देख ली तीनों, नहरों के नाम देखो तीनों क्या क्या आ रहे हैं, वापस से देखो एक साथ। हांसी सिरसा आ गई 1 नंबर, 2 नंबर आ गई सतलज से दीपालपुर तक, तीसरी आ गई यमुना से सिरमौर तक। अब ये एग्जैक्ट नाम आने चाहिए, जैसे कल अपन आप नेक्स्ट टेस्ट लेंगे तो उसमें ऐसे नहीं कि सिर्फ नहर बना दी। और सबसे लंबी थी कौन सी, डेरा सच्चा सौदा राम रही वाली, सिरसा से हिसार, हिसार से सिरसा, मतलब राम रही वो सिरसागढ़ है उनका हेडक्वार्टर। ठीक है, अब देखो नगर बस गए, नहर बस गई, तो पानी आ गया, तो पानी आ गया तो वो बाग लगेंगे ही लगेंगे। ठीक है, ये बाग लग गए। ठीक है, बागों को अपन लिखेंगे ऑर्चिड्स, ORCHIDS, ऑर्चिड्स। उसके नियंत्रणाधीन फलों के 1200 बाग लगे, 1200। ऐसे मत लिख देना कि 10 लाख बाग लगा दिए या 1,80,000 बाग। अरे यार 1,80,000 गुलाम थे। 3 करोड़ बाग लगा दिए, अरे वो आमदनी थी यार, क्या कर रहे हो, वैसे 6 करोड़ आमदनी है तो वो आंकड़ा जहाँ सेट होगा वहीं होगा। 1200 बाग लगा दिए फलों के, नियंत्रणाधीन, स्टेट के कंट्रोल में। ऐसा नहीं है कि किसी को बोल दिया लाओ बाग लगा, नो, स्टेट, गुलाम स्टेट खरीद रही है, दहेज स्टेट दे रही है, बाग स्टेट लगा, राज्य लगा रहा है। तो आया था कल्याणकारी निरंकुश, कल्याणकारी का मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड है वो। अब और अभी अपन ने देखा था बाग लगा दिया, अच्छा आ गए बाग, आ गए अनार, आ गए अमरूद, आ गए सेब, आ गई, तो खाओ पियो और ऐश करो यार, क्यों टेंशन करते हो, मैं बैठा हूँ ना सुल्तान, है नहीं। तो ये भौतिक उन्नति है, मेटेरियलिस्टिक फलों के बाग, भौतिक उन्नति है ना। खाओ पियो, जिम विम जाओ, ऐश करो और मस्त रहो बस। खाओ, जिम जाओ, आओ, थक जाओ, सो जाओ, फिर उठो, फिर जिम जाओ, खाओ और मस्त रहो। कोई सेना वेना नहीं, कोई प्रदेश नहीं, कोई नहीं जीतना अपने को। मन करे तो आ जाया करो, कोर्ट में बैठ जाया करो, नहीं तो मस्त रहो। ठीक है, दरबार में आ जाया करो, मतलब तुमने यहाँ से बेटो को दामाद को, नहीं तो अंत में गुलाम तो ही, क्यों टेंशन करते हो। भौतिक उन्नति समझ गए बाग ये। तो अपन भौतिक उन्नति लिखने से काम नहीं बनेगी, ये सब फैक्ट लिखने पड़ेंगे। नगर, नहर, पानी आ गया, चलो ठीक है, पहले कुएं से लाना पड़ता है, दूर परेशान हो जाते, लो नहर घर में लगा दिए, जल जीवन मिशन चालू हो गया JJM। ठीक है, ये बाग लग गए, तो नगर आ गई, नहर आ गई और बाग आ गए, आगे साहब। फिर उसने अपन नेक्स्ट आता है, अपन देखते हैं तकावी और इजारेदारी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ तकावी ऋण दिए थे, मतलब तकावी का मतलब क्या है, एडवांस लोन जो दिए थे ना, उनको बोलते हैं अपन। उन ऋणों को सबको माफ़ कर दिया। अपने भी आता है किसानों के ऋण माफ़ करती है क्रेडिट वेवर स्कीम, वही एक सस्ती लोकप्रियता होती है, ये भी सस्ती लोकप्रियता। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा प्रदत्त समस्त ऋणों को माफ़ कर दिया गया। तो अजीज जी लोड किस पे आया, फिर लोड तो सरकार पे आया। आपने बोल दिया कि जनता को मुफ्त बिजली देंगे, अरे यार तुमने तो दे दिया, लेकिन लोड किस पे आया, डिस्कॉम पे आया। फिर लाओ तुम PM उदय योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, दिक्कत होगी फिर तुम्हारे, है कि नहीं। मुफ्त में कनेक्शन दे दिया पानी का, तो आप वो देख लो PSD क्यों डूब रही है, इसलिए डूब रही है। करोड़ों के बिल बकाया, सरकार चुनाव आते ही माफ़ कर देती है बिल, कॉस्ट तो आई ना हमारी। तो
ठीक है, तो ये तकावी माफ़ कर दी उसने। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन इजारेदारी या ठेका। पहले क्या होता था, अपन ने याद करो मोहम्मद बिन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी, अच्छा पैमाइश करेंगे मसाहत, है ना, प्रति विश्वा 50%। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय थोड़ी बहुत वही रही, है ना। अपन ने जैसे देखा था कि नाप के लेने वाले शासकों में अलाउद्दीन खिलजी, इरफान मोहम्मद, और ये कौन से शासक आ गए जिन्होंने ठेका प्रणाली चालू कर दी, इजारेदारी। कोई मतलब नहीं है कितनी खेती हो रही है नहीं हो रही, हमने तो एक ठेकेदार नियुक्त कर लिया। ठेकेदार कौन था, जो देखते हैं अपन मकान बनाना है तो अपन ने ठेकेदार नियुक्त कर लिया। अब साइड हेडेक उसकी है, पूरी मटेरियल लाना, लेबर लाना, सब वो जाने से काम है। हमें तो भैया ये पैसे ले और हमें तो बना बनाया मकान चाहिए, ये होती ठेकेदारी, इजारेदारी। ये राजस्व वसूली में कर दिया। स्टेट को मतलब नहीं किसके पास कितना लैंड है, तेरे को बोल दिया 1 करोड़ रुपया टंकी, 1 करोड़ टंकी आ जानी थी तो आ जानी चाहिए। कैसे लाता है, कहाँ से लाता है, कब लाता है, हमें उससे मतलब नहीं। हमें तो एक उस तारीख को चाहिए, पैसे आ जानी चाहिए। क्या थी, इजाज़त, ठेकेदारी पर था, खत्म। पहले क्या था, जाएंगे देखेंगे कौन सा प्रकार का लैंड है, मसाहत होएगी, नापेंगे, फिर वसूलेंगे अपन। यहाँ कुछ नहीं, मिडिल मैन आ गए बीच में। जैसे अपन परमानेंट सेटलमेंट को बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम, तो जमींदार को दे दिया गया, भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस, मुझे तो पैसे चाहिए इस तारीख को। उस सनसेट से पहले लिया ना, सनसेट से पहले नहीं लाए तो तुम्हारी जमींदारी यही बेच देंगे हम। तो उसको सूर्यास्त का नियम बोलते थे, लॉ ऑफ सनसेट। तो ये वही मतलब मॉडर्न इंडिया में, लेकिन था इजारेदारी का, वो बता रहा हूँ। आगे तो तकावी ऋण हो गया, इजारेदारी हो गई। फिर आगे अपन कूदें तो क्या आ जाता है, फिर अगला माइक्रो क्या आ जाता है, तकावी ऋण हो गए, फिर सिक्के, आमदनी, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो ये है, देखो फिरोज क्या है, शसगानी अद्दाबिक। फिरोज तुगलक ने शसगानी 6 जीतल नामक सिक्का चलाया। अफीफ, वही शम्स सिराज अफीफ, शम्स अनुसार सुल्तान ने अद्दा और बिग नामक तांबे और चांदी निर्मित सिक्का चलाया, है ना। पहले तो शसगानी चलाया, शम्स सिराज अफीफ आ रहा है 6 शसगानी, और इसमें कितने थे जीतल, 6 जीतल थे। अब देखो ये क्या कॉन्सेप्ट है आप समझो। देखो एक तो आपने बताया था टंका, मैंने बताई थी आपको, टंका चांदी की बोलती। तो तुम्हारा वीडियो नहीं देखा करण, इसलिए पूछ रहे हो जीतल क्या है ना। एक टंका है और एक करेंसी थी जिसका नाम था जीतल, ठीक है। ये जीतल थी तांबे की, ठीक है। और ये यहाँ पे था 48। भाई देखो चांदी जो है कंपेरेटिवली बहुमूल्य धातु होती है कि नहीं होती है। तो एक चांदी के टंके के अंदर 48 जीतल होते थे तांबे के। मतलब एक सिक्का तो ले लो, एक तो आप टंका ले लो और इधर 48 जीतल ले लो, बराबर है। जैसे अपन जैसे देखते हैं ना कि 1 रुपया है आज, तो 1 रुपये के अंदर कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ऐसे है बिल्कुल। तो वैसे उस समय भाई अपने तो पैसे जो उनकी करेंसी की जो आंतरिक जो है, इंट्रिंसिक जो मटेरियल है वो सब में सेम ही है। जैसे सिल्वर का मिक्स जैसे जो है वही है इस समय चांदी, ठीक है ना। लेकिन इस समय क्या जैसे अलग अलग इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि ये रियल करेंसी थी एक तरह से, मतलब जो इसका फेस वैल्यू थी वही इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, जो अंकित मूल्य था वो आंतरिक था, है ना। आज जबकि ऐसा नहीं, आज तो अपन टोकन करेंसी, जो नोट अपने पास है वो टोकन करेंसी है, ठीक है। तो वो टोकन करेंसी वाले ने समझाया था मैंने कि टोकन करेंसी क्यों बोला गया है उस एक्सपेरिमेंट को। तो देखो एक टंका 48 जीतल के बराबर है कि नहीं है। तो एक तो चाहे टंका ले लो चाहे 48 जीतल ले लो, बराबर है, समझ गए। अब ये शसगानी क्या था, पहले तो सिक्का है तो मुझे भी पता है, लेकिन इसमें कितने जीतल थे, 6 जीतल थे। कहने का मतलब ये इन दोनों के बीच की हुई कि नहीं हुई। भाई जीतल तो बहुत ही हल्का हो गया पैसा, एक टंकी में 48 जीतल है और इसके अंदर कितने जीतल हैं, 6 जीतल हैं। तो इन दोनों के बीच का हो गया, मतलब ये 6 जीतल, 6 जीतल है कि नहीं है। और अपन को देखो 6 अंटे कितने होते हैं, 6 अंटे 6 8 कितने होते हैं, 48, 6 8 48। कहने का मतलब अगर 6 जीतल 8 जीतल दे दोगे तो 8 शसगानी, यहाँ शसगानी लिखना, 8 शसगानी अगर आप दे दोगे तो कितने जीतल दे दिए आपने, 48 जीतल दिए कि नहीं दिए, नहीं समझ रहे क्या। अब इस चीज को समझो आप कि शसगानी चलाने की जरूरत क्या थी, कि बीच की करेंसी है। इधर तो भारी दे दिया आपने टंका, इधर बिल्कुल हल्का ही दे दिया आपने जीतल, है ना। अब आप याद करो, जैसे अब कैसे समझ में आएगा आपको ये चीज़, याद करो जैसे मोदी गवर्नमेंट डिमोनेटाइजेशन हुआ 2016 में, फिर उसके बाद एक 2000 का नोट दुनिया ने देखा,
नहीं, पहले जैसे 2000 का आया सबसे पहली बार, जैसे जो आया फर्स्ट टाइम जो 2000 का नोट आया 500 के नोट तो आए नहीं, 2000 के एटीएम से मिल रहे थे, 2000 के नोट तो 2000 के। अब जैसे अपन बोलते 2000 का, सर मेरे को तो दूध लेने जाना है, 20 रुपये का 2000 का नोट वो डेयरी वाला लेता ही नहीं। और इसलिए थी उस समय की मेडिकल पे जाने 100 रुपये की दवाई है, कोई ले ही नहीं रहा 2000 का नोट, खुले ही नहीं है कि नहीं है। ये तो एक केस हो गया। दूसरा, आप जैसे देखो कि आप दुकान पे जा रहे हो, है ना, बोला कि भैया सब्जी कितने की है, बोला 20 रुपए की, आप 20 के उसको 1-1 रुपया दो, वो नहीं लेगा। अब मतलब विडंबना देखो, कहीं अपन 2000 का नोट दे रहे हैं तो वो 2000 वो उसको छुट्टे चाहिए, और जहां अपन छुट्टे दे रहे हैं तो उसको छुट्टे उसको 20 का नोट चाहिए। विडंबना है कि नहीं है। तो कहने का मतलब कि सर है ना, देखो मुद्रा आज जैसे आप देखो कि हर डिनोमिनेशन का नोट अपने पास है, 5 का भी है, 10 का भी है, 20 का भी है, 50 का भी है, 100 का भी है, 500 का भी है। 2000 का था लेकिन प्रचलन से बाहर हो। क्यों हो गया बाहर? क्योंकि सर है ना, देखो छोटी करेंसी, आम लोगों के लिए छोटी करेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाके देखो कोई ठेले वाला है, सब्जी वाला है, तो उसके पास ज़्यादा नोट मिलेंगे 10 के, 20 के, 50 के, कुछ मिलेंगे 100 के, और बहुत ही कम मिलेंगे 500 के। 500 का तो वो मिले जब कोई छुट्टा लेने आया था, भैया 500 छोड़ देता, तो उसने देखा ठीक है चिल्लर ज़्यादा होने दे दो अपना, है कि नहीं है। तो आम लोग का किसके, एक बार ऑटो में बैठो, क्या नोट मिलेगा उसको बाद मैक्सिमम मिलेंगे 20 के, है कि नहीं है। तो आम जनता को अगर आप मोनेटाइज इकोनॉमी आपको करनी है तो छोटी डिनोमिनेशन के आपको सिक्के या करेंसी चलानी पड़ेगी। ये टंका भैया ये शासक के काम का ही है, मैं क्या करूँगा टंके का, मुझे तो चाहिए ही नहीं। मुझे तो भैया तुम छोटे सिक्के दो, जीतल। और फिर कई बार जीतल आप जैसे वही है, सब्जी लेने गया, वो जैसे मान लो कि एक टंकी 48 जीतल दिए तो गड़बड़ होगी। हाँ वो तो तुम ससगानी में दे दो मेरे को, 8 ससगानी दे दो, मैं वसूल ले लूँगा आपको, लेकिन जीतल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ना, मैं जेब में लेके जाऊँगा 48 जीतल लेके घूम रहा हूँ। हाँ एक टंका मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन मैं जीतल रख सकता हूँ, मिडिल करेंसी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि मतलब ये आम जनता। अगर भौतिक उन्नति अपन बार बार पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मानव कल्याण पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये वो मानने फिल्म। फिर देखो हफीफ के अनुसार सुल्तान ने अद्दा और बिक नामक तांबी और चांदी के सिक्के में चलाया। अब देखो तांबे का जीतल कम पड़ रहा था और चाहिए हमें, तो अद्दा चला दिया अपन ने, अद्दा, ठीक है, और चांदी का ये बिक हो गया इधर, ये बिक है, ये धातु याद रखो। देखो अद्दा किसका था, तांबे का, ये क्रम से है लिखे हुए ना, अद्दा तांबे का था और बिक चांदी का था, तांबा और चांदी। तो चांदी के 2 सिक्के हो गए अपने पास, एक तो टंका चल रहा था पहले वाला और एक बिक और हो गया। तो चांदी का आगे लिख लो टब, चांदी का टब जो है ना, ये चांदी का टब हो गया। देखते हैं अपन चांदी, तो पैसे तो क्या है टंका, और वैसे क्या है बिक, तो टब हो गया चांदी का, पैसे टंका और वैसे बिक। और तांबा जैसे अपन देख रहे थे, तो तांबे का पहले का अपने पास जीतल ही था और फिर अद्दा और आ गया, ऐसे अद्दा और बिक। अब देखो ये छोटी करेंसी का आपने क्यों और चलाया अद्दा, जीतल परेशान हो गए लोग एक नया और तुम लोग नए रूप में लो एक। ससगानी क्यों चलाया सर, बीच के डिनोमिनेशन का था, तो वो आम जन से मोनेटाइज इकोनॉमी पॉपुलर हुई और लोगों को सहूलियत हुई। टंका बस की नहीं थी, जीतल ज़्यादा हो जाता था, सहूलियत ही नहीं हो रही, तो हुकुम कुछ ऐसा सहूलियत वाला चलाओ जो हमें भी मजा आए कुछ। लो साहब जीतल चला दिया, ससगानी चला दिया हमने, 6 जीतल होंगे उस बीच का। फिर जो धनी थे उनके लिए थोड़ा वो ठीक है, टंका बोर हो गए, ये लो एक बिक और ले लो तुम, जीतल से बोर हो गए, लो एक अद्दा और ले लो तुम तांबे का, ऐसे, ठीक है, ये हो गया। और ये जैसे जो ससगानी है ना, ये कांसे का था, इसमें लिख लो ब्रॉन्ज की थी ये ससगानी, ब्रॉन्ज बीच की भी होती है, सिल्वर और कॉपर के बीच का है ब्रॉन्ज, कॉपर प्लस टिन बनाते हैं तो ब्रॉन्ज बनता है, कांस्य, ठीक है। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक वाला अपन ने देखा था कि टांके का चांदी का जो टंका था उसको कांसे में बदल दिया था, तो लोग बागों को जो कांसे कुछ पड़े भी थे, कौन से, वही जो कन्वर्ट किए थे, फर्जी जो बनाए थे टंके, डेढ़ लग गया, तो चलो यार वो पड़े ही, उनको सिसगानी में कर दो, कन्वर्ट कर दो कांसे, और क्या, सिक्का तो बना पड़ा ही है, थोड़ा सा स्टेट स्पॉन्सर्ड करना है और वो हो गया, तो चल गया। तो ऐसे ही ससगानी उसी के भी काम आगे, ढेर लगे हुए तो बढ़नी बता रहा था, पड़े रहते हैं, ठीक है। ये आ गया अद्दा अरबिक, समझ गए यहाँ तक। अब ये माइक्रो हो गया अपने सिक्कों वाला, उसके नीचे क्या माइक्रो था दूसरा, आमदनी। अब आमदनी का सुल्तान पहला सल्तनत कालीन शासक था जिसने राज्य की किसका बोरा, आमदनी, किसका ब्यौरा, आमदनी, जिसको आज अपन नेशनल इनकम बोलते हैं, ये वो
जैसे अपन इकोनॉमिक्स में देखते हैं एनएनपी एट एफसी जो होता है ना, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसको अपन बोलते हैं कि नेशनल इनकम होती है ये। ठीक है, आजकल वो जीवीए हो गया, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट एफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, उसको नेशनल इनकम बोलते हैं आज मॉडर्न टाइम्स में। ठीक है, उस समय नेशनल इनकम किस थी जो वो किसने सबसे पहले पता लगाई? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, अब आप सोचो कि इसको ऐसा क्या पड़ेगा भाई, देखो शासक कोई भी कुछ करता है तो उसकी कुछ न कुछ मजबूरियां हैं, तो ये आप यार कल्याणकारी निरंकुश मानव कल्याण की बात करनी है अपने है। तो अब आपने अभी अपन देखा कि यार गुलाम तुम भर्ती कर रहे हो, क्या उनको पैसे वैसे नहीं दोगे? तुम यार खैरात बांट रहे हो, तुमने दीवाने सॉरी अपने सफ़ा खाने चला दिए, है कि नहीं? तुम नहर बना रहे हो, है कि नहीं? अभी देखा अपन ने नहर, और दीवाने बंदगार देखा गुलामों का, दीवाने खैरात देखा, बांटोगे तो बांटोगे तो सही है, हुक्म समझ में आ रही है, लेकिन पहले ये तो पता कर लो खजाने में पैसे कितने हैं। पता चला घोषणा कर दी जाके खैरात में दिए जाते हैं 10 टंके, अजी हुक्म 2 ही पड़े, पहले ये तो देख लो अपने पास कितना है, फिर बांटो। पता चला कि दे दिया, और मैं नहर बनाऊंगा हिसार से सिरसा, और उधर सतलज से दीपालपुर, फिर जाके खजाने में पैसे सब हैं, टेंशन मत करो, अभी बच रहे हो, और चलाओ। फिर जब खत्म हुए तो पॉपुलरिटी खत्म हुई, फिर वो 1388 आ गया, अपन भी खत्म, पैसे नहीं बचे। फिर जो अब आने वाला है, जो बोलते नहीं कई बार कि नई सरकार आती है तो, और पुरानी सरकार, पहले सरकार ने तो खजाना खाली कर दिया पूरा, हमारे पास कुछ है ही नहीं, अब तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है ही नहीं, तो ऐसे ही बस उस समय खाली करके चले गए। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे कि तुगलक से आएगा, गैसुद्दीन तुगलक द्वितीय के नाम से, क्या करूँ, खजाना ही खाली, सैनिकों के पास देने के लिए पैसे नहीं है, सैनिकों के लिए पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूँ? तो फिर वो पतन, अपन ने तो निकाल ली भैया अपने 38 साल, अब धीरे धीरे फिर वो पतन। हाँ, बस वो ये है कि वो एक्सटेंड हो गया, समझ गए? तो ये आमदनी इसलिए खैरात बांट रहे थे अपन। ख्वाजा हिसामुद्दीन, है ना, ये याद रखो, ये क्वेश्चन आया है कि किसने आकलन किया था, भाई शासक तो फिरोज शाह तुगलक था, लेकिन वो गिनने थोड़ी बैठेगा। तो हिसामुद्दीन के एक अनुमान के अनुसार